जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश की, जिसका नाम है खिलजी राजवंश या खलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। खिलजी राजवंश का जो समय काल है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, बलबन की मृत्यु के बाद रईसों ने उसके पोते कैकाबाद को सिंहासन पर बैठा दिया। उसे जल्द ही उसके बेटे कैमूर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो 2-3 महीने से थोड़ा अधिक समय तक सिंहासन पर बैठा था। बलबन के शासनकाल के दौरान फिरोज फिरोज वही फिरोज जो खिलजी वंश का संस्थापक है, उत्तर पश्चिम में मोर्चे का प्रबंधक था और मंगोलों के खिलाफ कई सफल लड़ाइयां लड़ी थी। इसे आरिज ए मुमालिक अर्थात युद्ध मंत्री के रूप में दिल्ली बुलाया गया। 1290 ईस्वी में फिरोज ने कैमूर की हत्या करके एक साहसिक कदम उठाया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। फिरोज के नेतृत्व में खिलजी रईसों के एक समूह ने खिलजी वंश की स्थापना की। कुछ विद्वान इस घटना को 1290 ईस्वी की वंशवादी क्रांति भी कहते हैं। इसने तथाकथित गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि के तहत ये सिंहासन पर चढ़ गया। तो आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और 1296 तक वो सिंहासन पर बैठा रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी और 70 साल की उम्र में, याद रखिएगा 70 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पहले की कुलीनता को बरकरार रखा, लेकिन खलजी के सत्ता में आने में उच्च पदों पर दासों की कुलीनता का एक अधिकार समाप्त हो गया। जलालुद्दीन ने न केवल 6 साल की छोटी अवधि के लिए शासन किया, उसने बलबन के शासन के कुछ कठोर पहलुओं को कम करने की कोशिश की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट रूप से यह विचार सामने रखा कि राज्य शासितों के इच्छुक समर्थन पर आधारित होना चाहिए और भारत में अधिकांश लोग हिंदू थे, इसलिए भारत में राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता था। उसने सहिष्णुता की नीति से कुलीनों की सद्भावना जीतने की कोशिश की, कठोर दंड से परहेज किया, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। उसने न केवल उन्हें माफ कर दिया बल्कि कई बार उनका समर्थन जीतने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। उसके समर्थक सहित कई लोग उसे कमजोर सुल्तान मानते थे। वहीं पर जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने उलट दिया, जिसने उन सभी को कठोर दंड दिया जिसने उसका विरोध करने की हिम्मत की थी। 1296 में जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पे बैठता अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठता है और 1316 ईस्वी तक सिंहासन पर वो विराजमान रहा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान की जिसने भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे भारत का जो राजनीतिक स्तर था वो उलट पुलट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। उसने सत्ता के लिए संघर्ष में अपने चाचा की मदद की थी और उसे अमीर ए तुजुक अर्थात मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में नियुक्त किया गया था। जलालुद्दीन के शासनकाल के दौरान उसके 2 विजयी अभियान थे। 1292 ईस्वी में भिलसा अर्थात विदिशा के पहले अभियान में, विदिशा का पुराना नाम भिलसा या भेलसा भी था, तो अभियान में उसने कारा के अलावा अवध का इक्ता दिया गया था। उसे आरिज ए मुमालिक अर्थात युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा आरिज ए मुमालिक की जो पद है वो उसके चाचा को भी मिला था, जलालुद्दीन को अर्थात फिरोज को, और जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को आरिज ए मुमालिक अर्थात युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया था। 1294 ईस्वी में इसने दक्षिण भारत में पहले तुर्की अभियान का नेतृत्व किया और देवगिरी को लूट लिया। तो 1294 ईस्वी में इसने दक्षिण भारत के देवगिरी को लूटा था। याद रखिएगा सफल अभियान ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन एक सक्षम सैन्य कमांडर और
कुशल आयोजक था। जुलाई 1296 ईस्वी में इसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और खुद को सुल्तान के रूप में ताज पहनाया। अलाउद्दीन ने बलबन की निर्मम शासन की नीतियों को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। उसने रईसों की शक्तियों और राज्य के मामलों में उलेमा के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने का फैसला किया। उसने अपने शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान लगातार कुछ विद्रोहों का भी सामना किया। इन विद्रोहों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बरनी तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं, इनके अनुसार अलाउद्दीन ने कुछ नियम तैयार किए और उन्हें लागू किया। जो परिवार खुद का भरण पोषण करने के लिए मुफ्त भूमि का आनंद ले रहे थे, उन्हें अपनी जीत के लिए भूमि कर का भुगतान करना चाहिए। इससे कुछ लोगों के स्वामित्व वाली संपत्ति की अधिकता पर अंकुश लगा। सुल्तान ने जासूस प्रणाली को पुनर्गठित किया और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए। शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर उसने प्रतिबंध लगा दिया और रईसों को आदेश दिया गया कि वे उनकी अनुमति के बिना सामाजिक समारोह या अंतर्विवाह नहीं कर सकते। इसने विजय की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने और मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा के लिए एक विशाल स्थायी प्रतिष्ठित सेना की भी स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी के तहत उत्तर भारत से पूरे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1311 ईस्वी तक अलाउद्दीन ने राजपूताना के बड़े हिस्सों की विजय पूरी कर ली थी और उत्तर भारत का स्वामी बन गया था। गुजरात के खिलाफ अभियान इसने चलाया। 1299 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1299 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान चलाया। अलाउद्दीन के दो प्रसिद्ध जनरल उलुग खान और नुसरत खान की सेना गुजरात के खिलाफ कूच करती है और गुजरात के शासक राय कर्ण वहां से भाग जाते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर कब्जा कर लिया जाता है। एक विशाल लूट एकत्र की गई थी, यहां तक कि अमीर मुस्लिम व्यापारियों को भी नहीं बख्शा गया। कई गुलामों को पकड़ लिया गया। मलिक काफूर उनमें से एक था जो बाद में खिलजी बलों का विश्वसनीय कमांडर बन गया और दक्षिण भारत में आक्रमणों का नेतृत्व किया। रणथंभौर के खिलाफ आक्रमण हुआ। हमले का तात्कालिक कारण यह था कि रणथंभौर के शासक हमीर देव ने दो विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण दी और उन्हें खिलजी शासक को सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए रणथंभौर के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया गया था। प्रारंभ में खिलजी बलों को नुकसान उठाना पड़ा। नुसरत खान की भी जान चली गई। अंत में अलाउद्दीन को खुद लड़ाई में आना पड़ा। 1301 ईस्वी में किला अलाउद्दीन को मिल गया। रणथंभौर राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था। रणथंभौर पर कब्जा राजपूतों की शक्ति और मनोबल को तोड़ता है। इसने चित्तौड़ पर भी कब्जा किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने राजपूताना के एक और शक्तिशाली राज्य चित्तौड़ को घेर लिया। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया क्योंकि वह राजा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मनी का लालच कर गया। हालांकि कई विद्वान इस किंवदंती से सहमत नहीं है क्योंकि उल्लेख जायसी ने 200 साल बाद अपने पद्मावत में पहली बार किया। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने नागरिक आबादी के सामान्य नरसंहार का आदेश दिया। सुल्तान के बेटे खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। तो चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया था। मालवा पर भी इसने विजय प्राप्त की। 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क के तहत खिलजी सेना ने मालवा पर कब्जा कर लिया। उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी जैसे अन्य राज्यों पर भी उसने कब्जा कर लिया था। मालवा की विजय के बाद अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दक्षिण में भेजा और खुद सिवाना पर हमला किया। सिवाना और जालौर पर भी उसने कब्जा कर लिया। सिवाना के शासक राजा शीतल देव ने बहादुरी से किले की रक्षा की, लेकिन लास्ट में अंत में वो हार जाते हैं। 1311 ईस्वी में एक और राजपूत साम्राज्य जालौर पर भी कब्जा कर लिया गया। अलाउद्दीन के दक्कन और दक्षिण भारत की विजय की बात करें तो अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी उत्तर की विजय से संतुष्ट नहीं थी, वह दक्षिण को भी जीतने के लिए दृढ़ था। दक्षिण राज्यों की संपत्ति ने उसे आकर्षित किया।
दक्षिण में अभियान अलाउद्दीन के एक विश्वसनीय कमांडर मलिक काफूर के तहत भेजे गए थे, जिन्होंने नायब का पद संभाला था। 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्कन में नए अभियान की योजना बनाई। उसका पहला निशाना रायकरण, गुजरात के पूर्व शासक, जिसने अब बगलाना पर कब्जा कर लिया था और उसे हराया था। दूसरा अभियान देवगिर के शासक राय रामचंद्र के खिलाफ था, जिसने पहले सुल्तान को श्रद्धांजलि देने का वादा किया था, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया। मलिक काफूर को थोड़ा प्रतिरोध देने के बाद रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। उसे अलाउद्दीन के दरबार में अतिथि रखकर 1 लाख टंका और रायन की उपाधि भेंट की गई। उसे गुजरात का एक जिला भी दिया गया और उसकी एक बेटी की शादी अलाउद्दीन से हुई। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति उदारता दिखाई, क्योंकि वह दक्षिण में अभियानों के लिए रामचंद्र को सहयोगी के रूप में रखना चाहता था। 1309 ईस्वी के बाद मलिक काफूर को दक्षिण भारत में अभियान शुरू करने के लिए भेजा गया। पहला अभियान तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ था। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली और तब समाप्त हुई जब राय अपने खजाने से अलग होने और सुल्तान को श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हुआ। दूसरा अभियान द्वार समुद्र और मालाबार, मतलब आधुनिक कर्नाटक और तमिलनाडु के खिलाफ था। द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय ने महसूस किया कि मलिक काफूर को हराना आसान काम नहीं होगा, इसलिए वे बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को श्रद्धांजलि देने के लिए सहमत हो गया। मालाबार उस समय पांड्य साम्राज्य था। पांड्य साम्राज्य में एक प्रत्यक्ष निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकी। हालांकि काफूर ने चिदम्बरम जैसे कई अमीर मंदिरों सहित जितना संभव हो सका उतना उसने लूट लिया। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर 512 हाथियों, 7000 घोड़े और 500 मन आदमियों की कीमती पत्थर के साथ वापस लौटा था। सुल्तान ने मलिक काफूर को साम्राज्य का नायब मलिक नियुक्त करके सम्मानित किया। मलिक काफूर के अधीन अलाउद्दीन की सेनाओं ने दक्कन राज्यों पर नियंत्रण बनाकर रखा था। अलाउद्दीन ने कई सुधार भी किए, जिनमें कृषि सुधार आता है। खालिसा के तहत उसने भूमि लाया। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधारों का सार गांवों को सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग में लाना था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र गांवों को खालिसा के तहत लाया जाना था, यानी किसी भी रईस को इक्का के रूप में नहीं सौंपा गया था। धर्मार्थ अनुदान में सौंपी गई भूमि को भी जब्त कर लिया गया और खालिसा के तहत इसे लाया गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में भूमि राजस्व उपज के आधे पर तय किया गया और माप के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। बर्नी, जो जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, उन्होंने बताया कि खेतों के माप की विधि और उसके प्रकार के बारे में उतनी जानकारी उन्हें नहीं मिली। खेती के तहत क्षेत्र के माप के आधार पर और प्रति बिस्वा अर्थात बीघा का 1/20 अपेक्षित उत्पादन के मानक के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया था। इसके अलावा मवेशियों पर चराई कर और घरों पर घारी के अलावा कोई अतिरिक्त उपकर नहीं लगाया गया। ये दोनों पहले लगाए गए थे जो पारंपरिक थे, बाद में उसे हटा दिया गया। भूमि राजस्व की गणना वस्तु के रूप में की गई थी, लेकिन नकद में मांग की गई थी। इस उद्देश्य के लिए किसानों को या तो उपज को बंजारों को बेचना पड़ता था या इसे स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए ले जाना पड़ता था। धर्मशास्त्रों ने 1/4 से छठे हिस्से का भूमि राजस्व निर्धारित किया, जो आपातकाल के समय में आधा हो सकता था। लेकिन भूमि राजस्व के अलावा बहुत सारे स्वीकृत कर थे जिनके प्रभाव ज्ञात नहीं है। इस प्रकार रईसों को भूमि देने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता था वह भाग भोग कर अर्थात भू राजस्व उपकर और कर था। यह शुरुआत थी तुर्की शासकों के तहत जारी किए गए। अलाउद्दीन ने इन सभी करों को केवल एक से समेकित किया, कृषकों द्वारा दे कुल राशि को बढ़ाया और इस प्रकार से उसने एक कर लेना शुरू किया। खालिसा के तहत दोआब को लाने और किसानों के साथ सीधे संबंध स्थापित करने का मतलब सभी मध्यस्थों को हटा दिया गया था। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थों का एक पदानुक्रम था, जिसमें राय, राणा, रावत शीर्ष पर थे। इन्हें प्रमुख कहा जाता था। एक प्रमुख कभी कभी भूमि के कई बड़े हिस्सों को नियंत्रित करता था, जिसे भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए उसके कबीले और अन्य समर्थकों को सौंप दिया जाता था। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान था, जिसे चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था।
तुर्की सल्तनत ने दोआब में खुद को मजबूत किया, रईस और राणाओं को शक्ति और अधिकार को नष्ट कर दिया, उनमें से कुछ विस्थापित हो गए। इस प्रक्रिया में बिचौलियों के एक नए वर्ग का उदय हुआ जो परगना या सिख अर्थात जिला स्तर पर काम करते थे। ये वे लोग थे जिन्हें बर्नी ने खुदसंड कहा था। याद रखिएगा, बर्नी ने ऐसे लोगों को खुदसंड नाम दिया, जिनके लिए खुसरो द्वारा पहली बार जमींदार शब्द का उपयोग किया गया। जमींदार शब्द का उपयोग बाद में सभी प्रकार के बिचौलियों के लिए व्यापक रूप से किया जाने लगा। अलाउद्दीन के कृषि सुधारों में रईसों या राणाओं के विस्थापन के लिए अधिक दबाव डालना निहित था। हालांकि कई प्रमुख जिन्होंने भूमि राजस्व के रूप में राज्य को एक मुश्त धन का भुगतान किया था, उन्हें खालिसा के तहत नहीं लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करें तो बाजारों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक थे। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत को कम और तय किया। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। ये बाजार अनाज मंडी, कपड़ा बाजार और घोड़ों, दासों, मवेशियों आदि के लिए बाजार था। अनाज मंडी, कपड़ा बाजार मतलब सराय अदल। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक साहना ए मंडी नियुक्त किया, जिसे एक खुफिया अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। साहना ए मंडी के अलावा अलाउद्दीन को 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों बारिद अर्थात खुफिया अधिकारी और मुनडिया अर्थात गुप्त जासूस से बाजार की दैनिक रिपोर्ट मिलती थी। सुल्तान के आदेशों के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कठोर सजा दी गई, जिसमें राजधानी से निष्कासन, जुर्माना, कारावास और विकृति शामिल थी। सुल्तान के लिए घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेना को उचित मूल्य पर अच्छे घोड़ों की आपूर्ति के बिना सेना की दक्षता सुनिश्चित की जा सकती थी। दिल्ली के बाजार में घोड़े के डीलरों और मध्यस्थों अर्थात दलालों तथा घोड़ों की खरीद पर रोक लगाकर घोड़ा बाजार में कम कीमत सुनिश्चित की गई। अलाउद्दीन की 1316 में मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत असमंजस में डूब गई। मलिक काफूर कुछ दिनों के लिए सिंहासन पर बैठा, केवल कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा अपदस्थ किया गया। इस अवधि के दौरान देवगिर में विद्रोह भड़क गए, जिसे कठोर पूर्वक दबा भी दिया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जल्द ही हत्या कर दी गई और खुसरो सिंहासन पर बैठ गया। हालांकि वह भी लंबे समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने उसके खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया, उसे एक लड़ाई में हराया और मार डाला। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के केवल 4 साल बाद खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और सत्ता तुगलकों के हाथ में चली जाती है। तो इस तरह से खिलजी वंश की राजनैतिक, सामाजिक और इनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।